पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने काबुल दुर्ग पर अधिकार करने के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक काबुल में निवास किया। इस दौरान वह उज़्बेकों पर आक्रमण करने के लिए बलख गया, किंतु हुमायूं की सेना कामरान के भय से हुमायूं को उज़्बेकों के सामने अकेला छोड़कर भाग गई। इसी बीच कामरान ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा की पत्नी हरम बेगम को प्रेम पत्र लिखा। मिर्जा कामरान ने इस बात की शिकायत हुमायूं से की। हुमायूं कामरान को दंडित करने गया, किंतु कामरान ने हुमायूं की सेना को परास्त कर दिया तथा हुमायूं को बुरी तरह घायल कर दिया। इस पर हुमायूं मिर्जा सुलेमान तथा मिर्जा इब्राहिम की सेनाओं की सुरक्षा में काबुल लौट आया। जब मिर्जा सुलेमान और उसका पुत्र मिर्जा इब्राहिम बादशाह हुमायूं को काबुल पहुंचाकर उससे विदा लेने लगे, तो हुमायूं ने उनके माध्यम से सुलेमान की पत्नी के नाम संदेश भिजवाया कि भइयों से कहना कि बहुत जल्दी एक सेना सुसज्जित करके भेज दे। हरम बेगम मिर्जा कामरान से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। जब उसे बादशाह हुमायूं का यह संदेश मिला तो वह काम पर जुट गई। उसने जफर दुर्ग से लेकर खोस्त तक के पहाड़ों में स्थित गांवों में घूम घूम कर सैनिकों की भर्ती की। कुछ ही समय में हरम बेगम ने कई हजार सैनिकों की एक बड़ी सेना खड़ी कर ली। हरम बेगम ने इस सेना के लिए घोड़े, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था भी की। मुगलों के इतिहास में यह अपनी तरह का अकेला उदाहरण है जब किसी मुगल बेगम ने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी सेना एकत्रित की हो। हरम बेगम ने यह सेना अपने जेठ हुमायूं को भेज दी ताकि उसका जेठ अपनी भइयों अर्थात छोटे भाई की पत्नी के अपमान का बदला ले सके। भइयों के ही अपमान का क्यों, मुगल हरम में ऐसी कौन सी औरत बची थी जिसका कामरान ने अब तक अपमान नहीं किया था। यही कारण था कि मुगलों की अधिकांश औरतें कामरान के रक्त की प्यासी हो गई थीं। जिस इंसान से औरतें नाराज हो जाएं, उसे बचाने के लिए कोई शक्ति आगे नहीं आती। न धरती की कोई शक्ति और न आसमान की कोई शक्ति। उस आदमी का नाश होकर रहता है। कामरान का नाश भी अब निकट आ गया था। मिर्जा सुलेमान की पत्नी हरम बेगम द्वारा तैयार की गई सेना जब बादशाह हुमायूं की सेवा में पहुंची तो हुमायूं ने बदख्शां पर अभियान करने का निश्चय किया, जहां कामरान सहित सभी बागियों ने डेरा लगा रखा था। जून 1948 में हुमायूं ने इस सेना के साथ काबुल से बदख्शां के लिए प्रयाण किया। जब हुमायूं की सेना बंगी नदी को पार कर रही थी, तब उन्हें एक स्थान पर ख्वाजा खिजरी मिल गया, जो कराचे खां आदि के साथ बादशाह का पक्ष छोड़कर भाग गया था। ख्वाजा खिजरी को पकड़कर बादशाह हुमायूं के सामने प्रस्तुत किया गया। हुमायूं के आदेश से हुमायूं के अमीरों ने ख्वाजा खिजरी को हुमायूं के सामने ही इतनी लातें और घूंसे मारे कि ख्वाजा खिजरी वहीं पर मर गया। एक दिन इस्माइल बेग दुलदाई भी पकड़ा गया। यह भी हुमायूं को छोड़कर कराचे खां के साथ भागा था। इसे भी हुमायूं के आदेश से लात घूंसे मारे गए, किंतु मुनीम खां बादशाह के पैरों में गिरकर इस्माइल बेग के प्राणों की भीख मांगने लगा। हुमायूं मुनीम खां का बड़ा सम्मान करता था, इसलिए हुमायूं ने इस्माइल बेग दुलदाई को छोड़ दिया। बंगी नदी पार करके हुमायूं ने टालिकान घेर लिया। इस समय टालिकान दुर्ग पर कामरान के आदमियों ने कब्जा कर रखा था और कामरान भी बदख्शां से टालिकान आ गया था। हुमायूं ने टालिकान के दुर्ग पर तोपों से गोले बरसाने के आदेश दिए। इस गोलाबारी में मुबारिज बेग की मृत्यु हो गई।
किसी समय मुबारिज बेग हुमायूं का विश्वस्त अमीर हुआ करता था, किंतु कराचय खां के बहकावे में आकर हुमायूं को छोड़कर कामरान की तरफ हो गया था। मुबारिज बेग की मृत्यु से हुमायूं को बड़ा दुख हुआ। उसने कामरान को पत्र लिखा कि तू लड़ाई झगड़े का यह मार्ग छोड़ दे, अपने आदमियों पर और इस दुर्ग पर रहम कर। पत्रवाहकों ने यह पत्र कामरान को सौंप दिया, किंतु कामरान ने हुमायूं का यह संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब घेरा चलते हुए 1 साल बीत गया, तब कामरान की स्थिति खराब होने लगी। एक दिन उसने एक तीर में पत्र बांधकर हुमायूं के शिविर की तरफ फेंका, जिसमें लिखा था कि अब मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं अपने किए पर पश्चाताप करता हूं, मुझे सेवा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाए। बादशाह की अनुमति का पत्र मक्का के मीर अरब के मार्फत मुझे भेजा जाए। जब बादशाह को कामरान का यह पत्र मिला तो बादशाह हुमायूं ने मीर अरब को अपने पास बुलाया तथा उससे कहा कि वह कामरान को पत्र लिखकर मक्का जाने के लिए कह दे। इस पर मीर अरब बादशाह से अनुमति लेकर स्वयं कामरान से मिलने टालिकान के दुर्ग में गया। कामरान ने मीर से कहा कि मैंने पाप किया है, अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। इस पर मीर ने कहा कि बादशाह के जो अमीर, बेग और सैनिक भागकर आपके पास आए हैं, उनकी गर्दनों में फंदा डालकर उन्हें बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाए। आप बादशाह के नाम का खुतबा पढ़ें तथा चुपके से हज्जाज चले जाएं। मिर्जा कामरान ने मीर की बात मान ली तथा कहा कि मैं मक्का जाने के लिए तैयार हूं, किंतु बाबूस को मेरे साथ जाने दिया जाए। मीर ने हुमायूं के पास लौटकर सारी बातें बताईं। हुमायूं ने कामरान को क्षमा करने तथा बाबूस के साथ हज्जाज जाने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया। अगले दिन हुमायूं अपना शिविर छोड़कर पास में ही एक बाग में चला गया। उसने हाजी मोहम्मद को आदेश दिया कि मिर्जा कामरान कुछ आदमियों के साथ मक्का जा रहा है, उसके चले जाने तक सल्तनत की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए, मिर्जा के साथ शाही बर्ताव किया जाए, उसे शाही खिलत तथा घोड़ा दिया जाए। जब कामरान को ज्ञात हुआ कि बादशाह हुमायूं दुर्ग के सामने से हट गया है, तब कामरान ने टालिकान दुर्ग के दरवाजे भीतर से खुलवाए और वह अपने परिवार एवं विश्वस्त अनुचरों के साथ दुर्ग से बाहर आ गया। कामरान का काफिला चुपचाप मक्का की तरफ रवाना हो गया तथा हुमायूं की सेना ने टालिकान दुर्ग में घुसकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। जब रात हुई तो उन भगोड़ों को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो बादशाह को छोड़कर कामरान की तरफ भाग गए थे। सबसे पहले कराचय खां को गले में तलवार लटकाकर उपस्थित किया गया। हुमायूं ने उसकी पुरानी सेवाओं का स्मरण करके उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद मुसाहिब बेग को भी गले में तलवार लटकाकर प्रस्तुत किया गया। बादशाह ने उसे भी क्षमा कर दिया। इस प्रकार जितने भी भगोड़े बादशाह के सामने लाए गए, बादशाह ने उन सब को क्षमा कर दिया। मिर्जा अस्करी अब भी बेड़ियों में बांधकर रखा गया। उसने क्षमा पाने के लिए बादशाह से कोई याचना नहीं की थी। अगली कड़ी में देखिए, बुग्गा फाड़कर रोने लगा बादशाह हुमायूं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।